कि कश्मीर के लोग आए थे, फारूक अब्दुल्ला आए थे, महबूबा मुफ्ती आई थी, ये पिटे हुए मोहरे हैं, ये भाजपा के चेहरे हैं, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। और यह बात पूरे तौर पर साबित शुदा है कि पूरे देश के मुस्लिम मसाइल पर कश्मीर के मुसलमानों ने कभी जबान नहीं खोली। और कश्मीर के मुसलमानों को हम देश का हिस्सा जरूर समझते हैं, लेकिन मुसलमानों का नुमाइंदा कभी नहीं समझ सकते। भले ही देश के लोगों को कश्मीर के लोगों से मोहब्बत रही है, लेकिन कश्मीर के मुस्लिम लीडरों ने कभी देश के मुद्दों पर जबान नहीं खोली है। और देश के इस बड़े हिस्से में, यूपी में, बिहार में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, जहां मुसलमानों की अच्छी खासी नुमाइंदगी है, किसी भी मुस्लिम लीडर को न बुलाया जाना, किसी भी मुस्लिम पार्टी को जगह न देना, मैं समझता हूं कि ये गठबंधन की चूक नहीं है, दानिशता तौर पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने की साजिश है। मुझे तो हैरत तब होती कि सिर्फ नीतीश कुमार ही इसमें अगुवाई करते तो कोई बात नहीं थी। नीतीश जी का रिश्ता बीजेपी से मधुर रहा है, उनका रिश्ता बीजेपी से आज भी है, मोदी से उनको बैर है। लेकिन लालू जी थे, लालू जी ने तो हमेशा माई की सियासत की। लालू जी के रहते हुए माइनॉरिटी के लोगों को इस तरह नजरअंदाज किया गया, ये भी हमारे लिए हैरत की बात थी। हम चाहते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस बने, लेकिन एक ऐसा अलायंस जिसमें माइनॉरिटीज को, दलितों को नजरअंदाज कर दिया जाए, मैं समझता हूं कि देश की जनता को स्वीकार नहीं होगा। फिर इससे तो यही जाहिर होता है कि स्वार्थियों की जमात हो सकती है, देश के आम जनों के हित में लड़ने वाला कोई समूह नहीं हो सकता है। इस बात पर मुझे हैरत भी है, ताज्जुब भी है, और एमआईएम इजहार अफसोस भी करता है। यही वजह है कि हम लोगों ने बड़े दर्दमंदी के साथ कहा है कि मुमकिन है ये गठबंधन बने। शायद अगर इस तरह लोगों को नजरअंदाज किया तो फिर दूसरा गठबंधन बनाना मजबूरी भी होगी। और आज यही वजह है कि पूरे बिहार से अकलियत और दलितों की आवाज उठ रही है कि एमआईएम किशनगंज में आगामी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी है। बिहार के दूसरे हिस्से में भी एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी पार्लियामेंट के इलेक्शन में। लेकिन यहाँ के अकलियत और दलितों का एक बड़ा समूह का दबाव है कि अवैसी साहब ने तेलंगाना में बहुत कुछ किया है, अवैसी साहब कम से कम बिहार में जहां उनको अच्छा लगे, चाहे वो अगर सीमांचल में लड़ना चाहे, मिथिलांचल में लड़ना चाहे तो आकर के, या फिर चंपारण के इलाके में लड़े, मगध के इलाके में लड़े, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बिहार से इलेक्शन लड़ना चाहिए। बिहार की पार्टी भी और बिहार के आम दर्दमंद जो दलित और अकलियत के लोग हैं, उनकी इच्छा है। आज हमने इसी मामले में आप लोगों को न्योता दिया था कि ये गठबंधन जो बना है वो आधा अधूरा है। इसमें मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को, ईसाइयों को नजरअंदाज किया गया है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहीं से भी इसमें नहीं देखा है। इसी दुख के इजहार के लिए हमने बुलाया। नीतीश कुमार आप लोगों को शुरू से कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, उनकी मदद करते हैं। मायावती में भी यही इल्जाम लगता है, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया कि हो सकता है आप मुखबिरी कर दें, जिस तरह जीतन राम मांझी को उन्होंने इल्जाम लगा के बात किया। मैं कह रहा हूँ ये कोई साजिशी गिरोह है जो मुखबिरी, लोकतंत्र में जो कुछ भी होता है खुल्लम खुल्ला होता है। ये इनका इसके माने इनका कोई खुफिया एजेंडा भी, हिडन एजेंडा भी है जिसकी मुखबिरी लोग करते होंगे। ये हिडन एजेंडा क्या है इनका? हिडन एजेंडा तो यही होगा नीतीश कुमार जी का कि किसी तरह से बीजेपी में फिर राह निकालना हो। इनका हिडन एजेंडा तो वही रहा है। बीएसपी से कोई बात चल रही है आप लोगों की गठबंधन को लेकर के? दो लोग, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि आदमी को जब जगह नहीं मिलती अपनी जगह तलाश करनी पड़ती है, और हम किसी के मोहताज नहीं है। अकेले चलने की आदत हमको है भी, और अगर कोई रास्ते में विचारधारा से मिलता हुआ मुसाफिर मिलेगा तो उसके साथ चलने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे नेता इस मामले में प्रयास कर रहे हैं, और पहले भी हम लोगों ने किया भी है, गठबंधन किया भी है, और अभी वो गठबंधन पूरे तौर पर टूटा भी नहीं है। हमारे साथ है कुछ समय टूटे। आपने कहा कि अलग गठबंधन बनाने की जरूरत है, तो उसमें कौन कौन से दल होंगे? मैं कह रहा हूं कि मेरा तो पहले से भी ग्रैंड अलायंस बना हुआ है। मामला ये है कि वो हमारे कुछ घटक लोग हैं, कुछ खिसक गए हैं। हम अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको फिर अजसरेनो उसको हरकत में लेकर आएंगे। लेकिन ये जो बना हुआ है, क्या इससे आप सहमत हैं कि पूरे तौर पर पूर्ण हो गया? आप देख रहे हैं देश की बड़ी बड़ी 3 रियासतों में जहां आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी नहीं हो सकी, नहीं आ सके, वो रेडी नहीं आ सके। आप देखेंगे टीआरएस नहीं इसमें आए। आप नहीं देखेंगे कि उड़ीसा की नुमाइंदगी इसमें हो सकी। तो ये देखेंगे कि ये अभी आधा अधूरा है। और मैं समझता हूं कि देश में कोई भी गठबंधन ऐसा बनता हो जिसमें माइनॉरिटी को,
दलितों को उसकी वाजिब हकदारी नहीं अगर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो गठबंधन नामुकम्मल है। अगर अभी भी आप लोगों को बुलाया जाए दावत में तो आप लोग शामिल होइएगा उसमें? भाई अभी बुलाया जाएगा, जब वो मौसम बदलता है तो मिजाज बदलता है। हम ऐसे लालची करो नहीं है कि उनके लिए मुंह उठाए हुए हैं। हमें देश के जनता की हित है कि एक लार्जर अलायंस होना चाहिए, मतलब परस्तों का, मुफाद परस्तों का, नीच स्वार्थियों का नहीं, देश की जनता के लिए बलिदान देने वालों का एक समूह जमा होना चाहिए। अगर विचारधारा मिलेगा, बात बैठकर होगी तो बात आगे बढ़ सकती है। आपके कहने से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको। हर एक इसके माने ये है कि 75 सालों के दरमियान में भी दलितों के दरमियान में अपनी लीडरशिप और अपने मुद्दों पर बात करने की सलाहियत पैदा नहीं हुई। ये तो हैरत की बात है। क्या दलित समाज आज भी इतना दबा हुआ है कि उसके दर्द की आवाज भी दूसरा बयान करेगा? आपने ही अभी कहा कि राहुल यादव MY की राजनीति बोल रहे हैं। नहीं करते रहे हैं, वो करते रहे हैं। और उसने अपने कार्यकाल में जब MY की वकालत करते रहे थे तो मुस्लिम चेहरों को भी सामने उसने रखा, लेकिन न जाने आज लालू जी पर कहीं तेजस्वी जी का जो मिजाज है वो कहीं हावी हो गया हो, ये आश्चर्य की बात है। मैंने तो अपने सियासी गुरु के बारे में कहा, यह आश्चर्य की बात है। पहला मौका है कि लालू जी की उपस्थिति में माइनॉरिटी को इस तरह नजरअंदाज कर दिया गया, ये खेदजनक है। क्या अगला जो आप लोग विपक्षी एकता की जो रूपरेखा बना रहे हैं वो धर्म के आधार पर बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। मैं कह रहा हूं माइनॉरिटी को एक मौका दिया गया है देश के अंदर में, कमजोर तबके की नुमाइंदगी हो, इनके लिए रिजर्वेशन लाया गया है, SC ST के रिजर्वेशन लाया गया है। चूंकि जो समूह कमजोर है उसके लिए रिजर्वेशन का मौका है संविधान में, और उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। और सारे आंकड़े बता रहे हैं कि जिसकी लीडरशिप सामने में नहीं आई है, जिन लोगों की सत्ते में साझेदारी नहीं रही है, वो समूह कमजोर हुआ है। इसलिए ऐसे समूह की नुमाइंदगी होना जरूरी है। मैं इस अंदाज से बात कर रहा हूँ, ये देश बनेगा तो सबके विकास से देश का विकास होगा। खास वर्गों को अगर आप छोड़ देंगे, अगर दुल्हन बहुत ही खूबसूरत हो, टांग उसकी टूटी हुई हो, तो दुल्हन खूबसूरत नहीं कहलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में एक मीडिया कर्मी के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भारत में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। ये तो झूठ का पुलिंदा है। उनकी पार्टी इस पर फसल करती है, बल्कि यही उनका मूल मंत्र भी है कि तोड़ो और राज करो, धार्मिक उन्माद फैलाओ। और ये है बाहर में जाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है उसमें अपनी जीत मिटाने के लिए उसने गलत बयानी का सहारा लिया है। उन्हें सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से जन्म लिया है धार्मिक उन्माद और जाति उन्माद ही उनका सेवा रहा है। और उनका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके मंत्रिमंडल में आप जाकर के देख लीजिए, उनकी पार्टियों में जाकर देख लीजिए क्या नुमाइंदगी है माइनॉरिटी के। ईमान साहब, अभी आप बात कर रहे थे कल की विपक्षी एकता की मुहिम की, उस बैठक की जिसमें मुसलमानों का बिहार से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ और कई स्टेट से भी नहीं हुआ। हाँ, कई स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन अलग से भी नहीं हुआ। ये बताइए कि इसी मीटिंग में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने मीटिंग अटेंड की और उसके बाद ज्वाइंट प्रेशर भी नहीं एड्रेस किया, और रास्ते में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका क्या मौकिफ है इसमें? हम लोग ये देख रहे हैं कि इनका जो मकसद है वो देश को सामने में रखकर नहीं है, बल्कि सबका निज स्वार्थ कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। और अध्यादेश में चूंकि केजरीवाल जी का स्वार्थ जुड़ा हुआ था, इसलिए वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आए थे। ठीक। और इसमें 370 में उसने भाजपा का भी साथ दिया है। कोरोना काल में एंटी माइनॉरिटी जो उनकी एक्टिविटी रही है वो भी सबके सामने में रही है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में कोई भी लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं हो, इंदिरा गांधी के जुल्म के खिलाफ लड़ाई आंदोलन चला हो, कभी भी मुस्लिम, दलित और सिखों को छोड़कर कोई आंदोलन सफल नहीं हो सका है। और आज इस समूह को नजरअंदाज किया जाना मैं समझता हूं कि भयानक राजनीतिक गलती है।